इस कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला सीज़न ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ग्रोवर मेंशन के बाहर फ्रांस की गाड़ी खड़ी थी और वो ड्राइविंग सीट पर बैठा था। उसकी नज़रें सामने की तरफ थी, जहाँ बालकनी में पंखुड़ी खड़ी थी। वो अपने फ़ोन पर कुछ देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। बेशक से पंखुड़ी फ्रांस से इस वक्त काफ़ी दूर थी, लेकिन फ्रांस उसकी आंखों से बहते हुए आंसू साफ देख सकता था। और अब पंखुड़ी ने अपने आंसुओं को साफ किया और फिर अपना फ़ोन नीचे कर लिया। उसने अपनी नज़रें सामने की तरफ उठाई तो उसकी नज़रें फ्रांस पर गई। फ्रांस ने अपनी गाड़ी का विंडो नीचे कर दिया। एक नज़र उन दोनों की आपस में मिली। पंखुड़ी उसे देखकर हैरान रह गई थी। उसका दिल जैसे धड़कने से इनकार कर रहा हो और फ्रांस की धड़कनें तेज होने लगी थी। कुछ पल वो यूं ही एक दूसरे को देखते रहे, नज़रों ही नज़रों में, जैसे वो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से अपने अंदर समा लेना चाहते थे। लेकिन फिर अचानक ही फ्रांस ने गाड़ी स्टार्ट की और तुरंत वहां से चला गया। पंखुड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। वो हैरान थी कि फ्रांस वहां पर आया, लेकिन अगर वो वहां आया तो अंदर क्यों नहीं आया? वो उसके पास भी तो आ सकता था। उसे कह सकता था कि वो उसे लेने आया है, लेकिन शायद फ्रांस पंखुड़ी को अपने साथ लेकर जाना ही नहीं चाहता था और शायद अब पंखुड़ी भी उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू रुक चुके थे, लेकिन अब उन आंसुओं ने एक बार फिर से बहना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वो खुद से ही बोला, तुम मेरे लिए रो सकती हो लेकिन मेरे पास नहीं आ सकती। तुम मुझसे नाराज होकर मुझसे दूर गई थी और वो नाराजगी हमारे बेबी के लिए थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। क्या अब भी तुम्हारा मेरे पास आने का मन नहीं करता? वैसे तो तुम बहुत कहती थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर तुम्हें मेरे बिना एक पल भी रहना पड़े तो मर जाओगी तुम। लेकिन अब पूरे 10 दिन होने को आए और तुमने एक बार भी मुझे कॉल तक नहीं किया। सुना था लोग प्यार में बहुत झूठ भी बोलते हैं, देखा पहली बार है। ये बोलते हुए उसकी आंखों में अब गुस्सा और नाराजगी साफ झलक रही थी। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी अंदर की तरफ आई और अधे मुंह बेड पर लेट गई। पहले ही पीरियड्स की वजह से उसे बहुत अजीब फील हो रहा था, बहुत दर्द भी हो रहा था और अलग ही मूड स्विंग्स हो रहे थे और अब उसे और भी ज़्यादा बुरा फील होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस अभी भी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तभी उसके पास अनुज का कॉल आया। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से अनुज की आवाज़ आई, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया बॉस। मैंने उस रवीना ओबराय की इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जैसा आप सोच रहे हैं। रीवा और रवीना का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। रवीना ओबराय यहाँ के मिस्टर धनंजय ओबराय की बेटी है, जो अब दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं और रवीना भी बचपन से लेकर अब तक दुबई में ही रही थी, पर अब कुछ दिन पहले ही वो इंडिया आई हैं। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि वो रीवा जिंदल के बारे में कुछ जानती भी होंगी। फ्रांस ने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम वो फाइल राणा मेंशन भेज देना, मैं खुद देख लूँगा उन दोनों का कनेक्शन है या नहीं। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अनुज हैरानी से अपने फ़ोन की तरफ देखने लगा, लेकिन अब वो उस फाइल को राणा मेंशन भिजवाने वाला था। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस की गाड़ी एक बार के बाहर आकर रुकी और अंदर आकर वो ड्रिंक करने लगा। तो दूसरी तरफ रिवा और तुषार दोनों इस वक्त जिंदल मेंशन में थे और आज सुबह से वो प्रोजेक्ट फाइनल हुआ था, उसे सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी तुषार के फ़ोन पर एक कॉल आया। उसने कॉल रिसीव किया। सामने से उसे कोई कुछ बता रहा था। तुषार ने ओके कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रिवा अपने हाथ में वाइन का गिलास लिए हुए बोली, क्या हुआ, किसका कॉल था? तुषार हल्का सा मुस्कुराया और बोला, फ्रांस राणा की वजह से मैं बहुत परेशान हुआ हूँ और अब मैं परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाला। रीवा के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। तुषार अब अपनी जगह से उठा और बोला, चलो? रीवा ने हैरानी से पूछा, लेकिन कहाँ? तुषार मुस्कुराया और बोला, चलो तो सही। ये बोलकर वो आगे बढ़ गया तो रीवा भी अब उसके साथ साथ बाहर की तरफ आई। दोनों गाड़ी में बैठे और कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी हॉट नाइट क्लब के बाहर आकर रुकी, जिसमें फ्रांस ऑलरेडी बैठा था। तुषार की गाड़ी से उतरते वक्त रीवा की नज़रें सामने फ्रांस की गाड़ी पर गई
तो उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसे समझ आ गया था कि तुषार उसे क्लब में क्यों लेकर आया है। तुषार रीवा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुमने कभी सोशल मीडिया की पावर देखी है क्या? आई मीन रील्स वगैरह। रीवा हैरानी से बोली, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुषार उसके पास आया और बोला, लेकिन अब तुम्हें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत जल्दी तुम वायरल होने वाली हो। रीवा एक बार फिर चौंकते हुए उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन जब तुषार की बातों का मतलब उसे समझ में आया तो उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो दोनों अंदर की तरफ आए। तुषार वहां सामने की तरफ चला गया था, जबकि रीवा ने अपने कदम प्रांस की तरफ बढ़ा दिए थे, जो बार काउंटर पर बैठा ड्रिंक कर रहा था। प्रांस के हाथ में सिगरेट थी। रीवा उसके बिल्कुल पास आकर खड़ी हुई और बोली, क्यों अपना दिल चला रहे हैं मिस्टर प्रांस राणा? अगर दिल में कोई तकलीफ है तो मुझे बताइए ना, क्या पता मैं आपकी वो तकलीफ दूर कर दूं। प्रांस ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, आप यहाँ पर? रीवा अब उसके और भी ज़्यादा करीब हुई और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, क्यों, मैं यहाँ पर नहीं आ सकती क्या? अगर आपको पीने का शौक़ है तो कुछ शौक़ तो मेरे भी होंगे। अब आप तो शायद मुझे ड्रिंक ऑफ़र नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको ड्रिंक ऑफ़र कर सकती हूँ। बताइए क्या पिएंगे आप? ये बोलते हुए उसकी नज़रें प्रांस पर और ज़्यादा इंटेंस हो गई थी। प्रांस उससे दूर रहना चाहता था, लेकिन ये मौका रीवा को जानने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता था। ये सोचकर वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जो आप पिलाना चाहें। रीवा हंसी और बोली, ओके, मेरी फेवरेट वाइन पीते हैं। ये बोलकर उसने सामने बार काउंटर की तरफ देखा और फिर उसे वाइन का ऑर्डर दिया। बारटेंडर ने तुरंत 2 गिलास उन दोनों की तरफ बढ़ा दिए और अब रीवा और प्रांस आपस में चीयर्स कर रहे थे। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे आपने मुझे अपने बारे में कुछ बताया नहीं मिस रवीना। रीवा हंसी और बोली, मैं आपको क्या बताऊं जब आपने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। प्रांस भी मुस्कुराकर बोला, ये तो फिर मेरी गलती है, कोई बात नहीं, अब मैं अपनी गलती सुधार लेता हूँ। तो बताइए मिस्टर रवीना, आपने अपनी स्टडी कहाँ से की है? रीवा हंसी और बोली, ये तो बहुत बोरिंग सवाल है मिस्टर राणा, कुछ इंटरेस्टिंग सा पूछिए ना। प्रांस अब उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, तो फिर अपनी लव लाइफ के बारे में बता दीजिए। अब इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपकी लाइफ में क्या ही होगा। रीवा हल्का सा उस पर झुकी और उसके गिलास से अपना ग्लास टच करते हुए बोली, लव लाइफ के बारे में तो बस इतना है कि है कोई जिस पर मुझे क्रश है, लेकिन वो शादीशुदा है। अब मैं इसे अपनी बदकिस्मती कहूँ या फिर उस इंसान की खुदकिस्मती, मैं उसे परेशान करने के लिए उसकी लाइफ में नहीं हूँ, क्योंकि अगर सच में मैं उसकी लाइफ में होती तो उसकी लाइफ किसी बवाल से कम नहीं होती। बहुत नखरे हैं मेरे जो हर कोई हैंडल नहीं कर सकता। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए फ्लर्टी अंदाज में बोला, आप सामने वाले को मौका देकर तो देखिए, हो सकता है वो आपके नखरे अच्छे से हैंडल कर ले। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर रीवा हैरान हो रही थी। वो कितनी कोशिश कर चुकी थी प्रांस को हासिल करने की। उसने क्या कुछ नहीं किया प्रांस के लिए, लेकिन प्रांस ने उसे जरा सा भी भाव नहीं दिया। और अब जब वो अपना चेहरा बदल कर आई है तो प्रांस उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। वो अब थोड़ा और ज़्यादा प्रांस के ऊपर झुक गई और उसने अपना गिलास साइड में रख दिया था। जिस तरह से वो प्रांस के ऊपर झुकी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के बीच कोई इंटेंस मोमेंट हो रहा हो। और इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए तुषार ने वीडियो कैप्चर करनी शुरू कर दी थी। रीवा ने अपनी 2 उंगलियां प्रांस के गाल पर रखी और बोली, मैं तो मौका देने के लिए तैयार हूँ। अब ये तो सामने वाले पर है कि उसे वो मौका लेना है या गंवाना है। मैं तो उस इंसान के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हूँ जिससे मेरी जान बचती है। प्रांस ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, अच्छा तो मुझे उस इंसान का नाम बताइए, मैं जाकर खुद उसे समझा कर आऊँगा कि आप अपने हाथों से जान देने वाली लड़की नहीं हैं। आपके पीछे तो लोग पागल होंगे। कौन है वो पागल जो आपको गंवाने की गुस्ताखी कर रहा है? रीवा बड़ी इंटेंस स्माइल के साथ बोली, अगर मैं कहूँ कि इस वक्त मैं उसी इंसान के साथ हूँ तो? प्रांस तुरंत अपनी जगह से उठा और अगले ही पल उसने रीवा को पीछे काउंटर से लगाया और उस पर झुकते हुए बोला, आपको पता है ना मैं शादीशुदा हूँ।
रीवा ने अब अपनी बाहों को पूरी तरह से उसकी गर्दन पर लपेटा और बोली, तो फिर क्या हुआ? शादीशुदा मर्दों को कौन सा दिल नहीं होते हैं, और पसंद तो बदलती रहती है। कभी दिल किसी चीज़ पर आता है तो कभी किसी चीज़ पर। अब शादी का मतलब ये तो नहीं कि इंसान अपना दिल मारता फिरे। इश्क मोहब्बत तो हो जाती है जब सामने वाला शादीशुदा है या कुंवारा, ये चीज़ दिल को कैसे पता होगी? उसकी बात पर प्राण सब उसकी गर्दन पर झुका और बोला, कहीं आपको ये इश्क महंगा ना पड़ जाए। रीवा उसकी पीठ पर अपना हाथ सहलाते हुए बोली, सस्ती चीज़ों का तो शौक भी नहीं है मुझे। उन दोनों की ये केमिस्ट्री देखकर तो तुषार के होश ही उड़े हुए थे। उसने वो पूरी वीडियो अब एक इंस्टाग्राम के फेस अकाउंट पर डाली और कुछ ही सेकंड में वो वीडियो वायरल होने लगी थी। भला वो वीडियो वायरल भी कैसे नहीं होती, उसमें प्रांस राणा जो था, और वो भी एक लड़की के साथ। ये वीडियो तो अब ना जाने कहाँ कहाँ जाने वाली थी, लेकिन तुषार ने वो वीडियो इंस्टाग्राम के साथ साथ एक नंबर पर भी सेंड की और उस नंबर से वो वीडियो सीधा पंखुड़ी के फ़ोन पर गई। पंखुड़ी जो अभी भी अपने बिस्तर पर लेटी हुई रो रही थी, उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ तो उसने अपना फ़ोन अपने हाथ में लिया और अनलॉक किया। अगले ही पल उस पर वीडियो चली और उस वीडियो को देखकर जैसे उसका दिल उसके सीने से बाहर निकलने को हो गया। रो रो कर पहले ही उसका बुरा हाल हो चुका था और अब उसकी आंखों ने जवाब दे दिया था कि हम और नहीं रो सकते। पर आंखों ने बेशक से जवाब दे दिया, लेकिन दिल चीख चीख कर रो रहा था। अपनी जान को किसी और के साथ देखना कितनी तकलीफ देता है, ये इस वक्त पंखुड़ी से बेहतर कोई नहीं बता सकता था। रात का वक्त तकरीबन 11 बजे फ्रांस की गाड़ी राणा मेंसिन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा नशे में था। कुछ वक्त पहले वो रीवा के साथ क्लब में था, लेकिन उसने रीवा को अपने ज़्यादा क्लोज नहीं आने दिया और रीवा ने भी खुद को थोड़ा मेंटेन करके रखा। उसने फ्रांस के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की और ना ही कोई लिमिट क्रॉस की ताकि फ्रांस को उस पर शक ना हो जाए। वो जानती थी कि प्रांस ये पता लगाने की कोशिश कर रहा होगा कहीं रवीना रीवा ही तो नहीं, इसलिए वो अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करना चाहती थी। इसलिए वक्त रहते ही वो क्लब से बाहर चली गई थी। प्रांस वापस राणा मेंशन आ गया था। अभी थोड़ी देर पहले ही ज्योत्सना का कॉल आया था। उसने बताया कि पंखुड़ी अचानक से बेहोश हो गई, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। इसलिए आश्रय और सृष्टि दोनों गाड़ी में बैठे और सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। सिटी हॉस्पिटल, पंखुड़ी बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसे ड्रिप लग रही थी। वीकनेस और ज़्यादा रोने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। ज्योत्सना, मिस्टर ग्रोवर और श्वेता जी उसके सामने ही खड़े थे। तीनों की नज़रें पंखुड़ी पर ही थी और पंखुड़ी ने अपना चेहरा हल्का सा झुकाया हुआ था। अभी 5 मिनट पहले ही उसे होश आया था और अब वार्ड का दरवाज़ा खुला और सृष्टि और आश्रय दोनों अंदर की तरफ आए। सृष्टि उसकी हालत देखकर एक पल के लिए अपनी जगह पर खड़ी खड़ी जम गई। पंखुड़ी का चेहरा बिल्कुल मायूस हो चुका था, चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ा हुआ था और रो रो कर आंखें सूजी हुई थी। उसे देखकर ही उसके लिए किसी अनजान का भी सीना फटने को हो जाए। सृष्टि तो फिर भी उसकी माँ थी, वो माँ जिसने उसे बेशक से जन्म नहीं दिया था, लेकिन उसे प्यार एक माँ से भी बढ़कर करती थी। वो अब धीमे धीमे कदमों से अंदर आई और फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। पंखुड़ी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इससे पहले कि सृष्टि कुछ कहती, उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। सृष्टि गुस्से से बोली, बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, तुम्हारी एक नहीं मानूंगी। तुम दोनों की सुनकर, तुम दोनों की बातें मानकर, तुम दोनों का हाल देख लिया है मैंने। अब इससे ज़्यादा देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ राणा मेंशन चल रही हो। मैं अब तुम्हें तुम्हारे मायके और ज़्यादा नहीं रहने दूंगी। क्या हालत कर ली है तुमने, और अभी भी तुम मुझसे मुंह मोड़ रही हो। तुम्हें जो करना है तुम बेशक से करो पंखुड़ी, लेकिन अब मैं तुम्हें राणा मेंशन ले जाकर ही रहूंगी। उसकी बात सुनते हुए श्वेता से आगे की तरफ आई और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोले, प्लीज़ शांत हो जाइए सृष्टि जी। पहले ही पंखुड़ी की तबीयत। सृष्टि उनकी बात पूरी होने से पहले ही गुस्से से बोली, और कितना शांत रखूं मैं खुद को। आप पंखुड़ी की हालत देख रही हैं, क्या हालत हो गई है उसकी। रो रो कर आंखें सुजा ली है उसने। और उसकी हेल्थ देखिए, जब वो राणा मेंशन में थी तो वो कितनी सही थी और अब सूख कर एकदम कांटा हो गई है।
मेरे चुप रहने की वजह से ही तो इतना सब कुछ हुआ है और अभी भी आप मुझे शांत रहने के लिए बोल रही हैं। नहीं श्वेता जी, अब मैं चुप नहीं रहूँगी। अब मैं अपने पंखुड़ी को अपने साथ लेकर जाऊँगी और मैं भी देखती हूँ ये कैसे नहीं जाती। पंखुड़ी ने अभी भी अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया हुआ था। वो धीमी सी आवाज़ में बोली, मुझे किसी के साथ नहीं जाना मॉम, मुझे बस अपने घर जाना है। सृष्टि गुस्से से बोली, तुम्हारा घर अब राणा मेंशन है, ग्रोवर मेंशन नहीं। तुम राणा मेंशन की बहू हो और एक लड़की की शादी के बाद उसका घर उसका ससुराल ही होता है, उसका मायका नहीं। ये बोलते हुए अब वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो गुस्सा करना नहीं चाहती थी, लेकिन पंखुड़ी को देखकर अब वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। पंखुड़ी ने अब श्वेता जी की तरफ देखा और बोली, मेरा सिर दर्द हो रहा है मॉम, प्लीज़ इन लोगों को कहिए ना यहाँ से चले जाएं। उसकी बात सुनकर सृष्टि कुछ कहती उससे पहले ही आश्रय उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, मैं जानती हूँ भाभी, आप मेरी वजह से नाराज़ हैं। पंक्ति के साथ जो कुछ भी हुआ उसका ब्लेम मैंने आप पर डाला था, लेकिन उसे अपने देवर की गलती समझकर माफ़ कर दीजिए ना। उस दिन मैं इमोशनल होकर ना जाने क्या कुछ बोल गया, ये जानते हुए भी कि आप कभी खुद से ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे पंक्ति की जान पर खतरा आए। जितना प्यार बाकी सब लोग पंक्ति से करते हैं उतना ही प्यार आप भी तो उससे करती हैं, पर उस वक्त हालात ही ऐसे थे कि मैं खुद को संभाल नहीं पाया। पर मेरी गलतियों की सज़ा आप बाकी सबको मत दीजिए और ख़ासकर खुद को। पंक्ति तो ठीक हो गई है, आगे चलकर वो प्रेगनेंसी भी कंसीव कर लेगी। हमने जो खोया है वो हमें फिर मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको कुछ होगा तो हम सब कैसे रहेंगे भाभी? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना, प्लीज़ आप हमारे साथ घर चलिए। उसकी बातें सुनते हुए पंखुड़ी की आंखों में आंसू बहने लगे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला और एक बार फिर से श्वेता जी की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ मॉम, इन्हें कहिए ना ये लोग यहाँ से चले जाएं। मुझे इन लोगों की बातें नहीं सुननी, और अगर ये लोग यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं तो मैं खुद ही यहाँ से चली जाती हूँ। ये बोलकर अब वो बिस्तर से उठी। उसने एक झटके से अपने हाथों से ड्रिप की कैनुला हटा दी तो उसकी कलाई से खून बहने लगा। वो खून काफ़ी स्पीड से बह रहा था। उसे यूं देखकर सृष्टि ने अगले ही पल उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, तो उस थप्पड़ की आवाज़ पूरे वार्ड में गूंज गई और सब लोग हैरान रह गए। पंखुड़ी ने अपना दूसरा हाथ अपने गाल पर रखा हुआ था। सृष्टि ने उसे गुस्से में आकर थप्पड़ मार तो दिया था, लेकिन अब उसे अपनी ही गलती पर गुस्सा आ रहा था। वो पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन अभी वो बोल ही रही थी कि पंखुड़ी तुरंत बिस्तर से उठी और अगले ही पल भागते हुए वार्ड के बाहर चली गई। सब लोग अपनी जगह पर खड़े खड़े रह गए। पंखुड़ी को हर कोई रोकना चाहता था, लेकिन फिलहाल कोई कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। सृष्टि ने जल्दी से खुद को संभाला और दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ आई। वो अपनी नज़र इधर उधर घुमा रही थी, लेकिन अब उसे पंखुड़ी कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। वहीं पंखुड़ी की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो रोते हुए सड़क पर भाग रही थी। एक पल के लिए भी उसके आंसू रुक नहीं रहे थे और इस वक्त रात के लगभग से 11:30 बज चुके थे। सृष्टि के पीछे ही बाकी सब लोग भी वार्ड से बाहर निकले। आश्रय ने सृष्टि से पूछा, भाभी कहाँ है मॉम? सृष्टि ने अपना चेहरा नामे हिला दिया और बोली, मुझे मुझे नहीं पता, मैं उसके पीछे पीछे आई थी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गई। उसे ढूंढो आश्रय, कहीं वो कहीं चली ना जाए। ये बोलते हुए वो पूरी तरह से कांप रही थी। आश्रय ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, कुछ कुछ नहीं होगा भाभी को, मैं अभी उन्हें ढूंढता हूँ। ये बोलकर वो बाहर की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे पीछे ज्योत्सना और मिस्टर ग्रोवर भी भागे। श्वेता जी सृष्टि की तरफ देख रही थी और सृष्टि अब घुटनों के बल नीचे ज़मीन पर बैठ गई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन अब उसे अचानक से बेचैनी सी होने लगी थी, जैसे कुछ तो गलत होने वाला है। आश्रय, ज्योत्सना और मिस्टर ग्रोवर हॉस्पिटल के बाहर थे और अपनी नज़रें इधर उधर घुमा रहे थे। मिस्टर ग्रोवर आश्रय की तरफ देखते हुए बोले, मुझे पंखुड़ी कहीं नज़र नहीं आ रही, मुझे लगता है वो सड़क पर काफ़ी आगे निकल गई है। हम एक काम करते हैं, दोनों अलग अलग साइड से जाते हैं। अगर तुम्हें पंखुड़ी मिले तो मुझे बता देना। आश्रय ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। वो अपनी गाड़ी में बैठा और मिस्टर ग्रोवर अपनी गाड़ी में बैठकर दूसरी तरफ निकल गए। ज्योत्सना हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ी थी। वो रोते हुए बोली,
कहाँ गई आप दी? हे भगवान, मेरी दी को सेफ रखना, वो पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रही हैं। इतना कुछ हो चुका है उनके साथ, अब और गलत मत करना। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ जोड़े हुए थे। वहीं सृष्टि घुटनों के बल नीचे ज़मीन पर बैठी थी और बुरी तरह से रोए जा रही थी। अपनी जिस बहू को उसने कभी डांटा तक नहीं था, आज उसने उस पर हाथ उठाया था। सिर्फ वही जानती थी कि इस वक्त उसका कितना बुरा हाल हो रहा था। श्वेता जी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, चुप हो जाइए सृष्टि जी, ऐसे तो आप अपनी हालत भी खराब कर लेंगी। देखिए रो रो कर कैसे आपकी आंखें लाल हो गई है। अगर आपको पंखुड़ी को संभालना है तो पहले आपको खुद को संभालना होगा। मेरी गलती है जो मैंने आपको मना किया कि आप उसे राणा मेंशन मत लेकर जाइए, ये जानते हुए भी कि उसकी खुशियाँ, उसका सब कुछ अब राणा मेंशन से ही जुड़ा हुआ है। अब आप पंखुड़ी को अपने साथ ही ले जाइएगा। अगर वो राणा मेंशन रहेगी तो ठीक रहेगी। ग्रोवर मेंशन में ना उसका दिल लगता है और ना ही उसकी तबीयत ठीक रह पाएगी। सृष्टि ने अपना चेहरा हामी हिलाया और बोली, ऐसा ही करूंगी। अब मैं अपनी पंखुड़ी को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करूंगी। वो बस एक बार वापस आ जाए, उसके बाद में भाड़ में गया सब कुछ। अगर नहीं रहना प्रांस को उसके साथ तो बेशक से मत रहे। मैं अपनी बच्ची को अपने पास रखूंगी, लेकिन जरा सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगी। श्वेता जी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। वहीं दूसरी तरफ आश्रय और मिस्टर ग्रोवर दोनों अपनी गाड़ी लेकर सड़क पर घूम रहे थे। उनकी नज़रें वहां आसपास हर जगह पर जा रही थी, लेकिन कहीं भी उन्हें पंखुड़ी नजर नहीं आ रही थी। रात होने की वजह से कोई भीड़ भी रोड पर नहीं थी। अब आश्रय पंखुड़ी के लिए और भी ज़्यादा परेशान होने लगा था। अब तक उसने प्रांस को कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब उसने अपना फ़ोन निकाला और सीधा प्रांस को कॉल कर दिया। प्रांस इस वक्त राणा मेंशन में ही था और अपने रूम में बैठा ड्रिंक कर रहा था। पिछले कुछ वक्त से उसका दिल भी बेचैन हुए जा रहा था, लेकिन वो किसी तरह खुद पर कंट्रोल कर रहा था, अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। और तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पर आश्रय का कॉल आते हुए देख एक पल के लिए वो कॉल रिसीव करने को हुआ, लेकिन कहीं पंखुड़ी ना कॉल कर रही हो या फिर आश्रय पंखुड़ी के बारे में ही बात करेगा, ये सोचकर उसने सामने से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। आश्रय गुस्से से बोला, आप ऐसे क्यों हैं भाई? इस वक्त भाभी को कितनी ज़रूरत है आपकी, और आप हैं कि उनका बिल्कुल साथ नहीं दे रहे। और अब मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, कम से कम एक बार मेरा कॉल रिसीव तो कर लीजिए, जान तो लीजिए कि मुझे आपसे कहना क्या है। ये बोलते हुए अब उसने एक बार फिर से दोबारा प्रांस को कॉल किया। प्रांस ने एक बार फिर अपने फ़ोन पर उसका कॉल आते हुए देखा तो इस बार उसने कॉल रिसीव किया और बोला, जब मैं कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूँ तो बार बार कॉल्स क्यों कर रहे हो? आश्रय परेशान होते हुए बोला, प्लीज़ भाई मेरी बात सुनिए, भाभी कहीं मिल नहीं रही हैं। वो मॉम ने गलती से उन पर हाथ उठा दिया और फिर रोते हुए भाभी पता नहीं कहाँ चली गई। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए जैसे प्रांस की धड़कन भी रुक गई थी। अब तक वो ये सोचकर शांत था कि पंखुड़ी के पास सृष्टि, आश्रय, उसकी मॉम और उसकी बाकी फैमिली है, लेकिन अब आश्रय की बात सुनकर उसके भी होश उड़ गए थे। वो तुरंत बोला, कहाँ कहाँ गई है वो? आश्रय ने अपना चेहरा नामी हिलाया और बोला, पता नहीं भाई, मैं कब से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। वो हॉस्पिटल से बाहर निकली थी, मैं और उनके डैड सड़कों पर उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही हैं। आश्रय अपनी बात बोलकर चुप हो गया था। वो प्रांस के जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब प्रांस ने कुछ कहा ही नहीं, वो कॉल डिस्कनेक्ट कर चुका था। और अब आश्रय को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोबारा प्रांस को कॉल करे या ना करे। उसने अपना फ़ोन साइड में देखा और फिर इधर उधर अपनी नज़रें घुमाते हुए पंखुड़ी को ढूंढने लगा। तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में वो अपनी गाड़ी घुमा चुका था और अब उसने अपनी गाड़ी वापस हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दी, ये सोचकर कि क्या पता पंखुड़ी वापस हॉस्पिटल आ गई हो। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर ग्रोवर का भी यही हाल था। उन्होंने भी लगभग से 3-4 किलोमीटर अपनी गाड़ी घुमा ली थी, लेकिन उन्हें भी पंखुड़ी कहीं नहीं मिली और अब वो भी हॉस्पिटल की तरफ वापस आ गए थे। सृष्टि और श्वेता जी ज्योत्सना के साथ हॉस्पिटल के दरवाजे पर ही खड़ी थी। उन्होंने हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे में चेक कर लिया था कि पंखुड़ी बाहर की तरफ निकली है और रोड के लेफ्ट साइड भागते हुए गई है, लेकिन इसके अलावा वहां पर और कुछ नज़र नहीं आ रहा था।
अब मिस्टर ग्रोवर और आश्रय दोनों एक साथ वहां पर पहुंचे। सृष्टि और बाकी सब सवालिया नजरों से उन दोनों की तरफ देख रहे थे और उन दोनों ने एक साथ ही अपना चेहरा नामे हिला दिया। सृष्टि का दिल अब बिल्कुल बैठ गया। वो रोते हुए बोली, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं पंखुड़ी पर हाथ उठाती और ना ही वो यहाँ से कहीं जाती। मैंने अपनी बच्ची का दिल दुखा दिया और अब वो पता नहीं किस हाल में होगी। उसकी तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो पूरी जिंदगी खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू और भी ज्यादा तेजी से बहने लगे थे। दूसरी तरफ प्रांस अपनी गाड़ी में बैठकर राणा मेंशन से निकल चुका था और उसने तुरंत डीएसपी को कॉल कर दिया था ताकि वो लोग अपने तरीके से पंखुड़ी को ढूंढने में हेल्प कर सकें। उसने हॉस्पिटल के आसपास के एरिया में पूरी पुलिस तैनात करवा दी, सारे रास्ते बंद करवा दिए थे। प्रलय को जब ये सब कुछ पता चला तो वो भी तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। पंक्ति और रागिनी घर पर ही थी और उन दोनों को भी पंखुड़ी के बारे में पता चल चुका था। पंक्ति का भी पंखुड़ी के लिए रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक सुनसान एरिया जहां दूर दूर तक बस खाली प्लॉट फैले हुए थे और उनके पास घास फूस उगी हुई थी। झाड़ियां जिनमें तरह तरह के कीड़े मकोड़े की आवाजें आ रही थी। वहां एक किनारे पर पंखुड़ी बैठी थी जिसने अपने घुटनों को मरोड़ा हुआ था और अपना चेहरा नीचे की तरफ दबाया हुआ था। उसकी सिसकियां उन कीड़े मकोड़ों की आवाज़ों से भी ज़्यादा तेज थी। वो रोते हुए बोली, नहीं जाना मुझे आपके साथ। पागल हूँ मैं, बेवकूफ़ हूँ मैं और अपनी बेवकूफ़ियों से सबको तकलीफ़ पहुँचा देती हूँ। कोई खुश होता है तो अपनी बेवकूफ़ियों से मैं उनकी खुशियों पर नज़र लगा देती हूँ। घर की बहू होती है जो पूरा घर संभाले, लेकिन घर संभालना तो दूर की बात, मैं तो खुद को भी नहीं संभाल पाती। खुद तो परेशान होती हूँ, दूसरों को भी परेशान कर देती हूँ और उन्हें तो मैं सबसे ज़्यादा परेशान करती हूँ। मेरी हरकतों से वो इरिटेट होने लगे हैं। तो मैं क्यों जाऊँ उनके पास? मैं नहीं जाऊँगी राणा मेंशन वापस। हमेशा ग्रोवर मेंशन में ही रहूँगी ताकि मेरी वजह से कोई परेशान ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, सब लोग खुश रहे। मैं तो हूँ ही पागल, पता नहीं कैसे इतनी बड़ी हो गई। दिमाग तो वही बच्चों वाला है ना, तो क्या करूँगी वहाँ जाकर। ये बोलते हुए अब वो एक बार फिर से बुरी तरह से रोने लगी थी। तभी वहाँ पर कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। पंखुड़ी जो अपने रोने में बिजी थी और खुद से बातें करने में बिजी थी, उसे वो आहट सुनाई ही नहीं दी। और अब तीन लड़के जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नशे में थे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पंखुड़ी की तरफ देख रहे थे। उनमें से एक उसे देखते हुए बोला, यार ये क्या है, इतनी सुंदर लड़की और वो भी इस जगह पर। आज तक हमने यहाँ पर कचरा उठाने वाली तो बहुत देखी हैं, लेकिन यार ये तो गजब की मॉल लग रही है। देख गहने भी पहने हुए हैं। ये बोलते हुए उनकी नज़रें पंखुड़ी की चूड़ियों पर थी जो बार बार अपने बाल संभालने की वजह से खनक रही थी। बेशक से उन्हें अंधेरे में सब कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इतना तो पता चल रहा था कि पंखुड़ी कोई हरी गहरी लड़की नहीं है। वो काफ़ी सुंदर भी है और उसने काफ़ी महंगे गहने भी पहने हुए हैं। अब दूसरा लड़का सोनू बोला, लेकिन हम इसके वो गहने लूटेंगे कैसे अगर इसने शोर मचा दिया तो। तीसरा लड़का हनी बोला, अरे यार तू पागल है क्या? तेरे को यहाँ आसपास कोई नज़र भी आ रहा है क्या? अगर ये चीखेगी चिल्लाएगी तो इसकी चीखने की आवाज़ कहाँ तक जाएगी? बस यहीं तक रह जाएगी और हम लोग अपना काम करके निकल भी लेंगे। पहले वाला मुकेश एक बार फिर से बोला, लेकिन मुझे इस लड़की के सिर्फ गहने नहीं चाहिए। देख यार कितनी सुंदर है, आज तक मैंने कभी इतनी सुंदर लड़की को हाथ नहीं लगाया, तो मैं तो इसके साथ पूरे मज़े लेने वाला हूँ। सोनू और हनी दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। मुकेश की बात सुनकर अब उनकी आंखों में भी बेशर्मी झलकने लगी थी। आज तक उन्होंने तो सुंदर क्या बदसूरत लड़की को भी हाथ नहीं लगाया था। सारा दिन वो शराब में डूबे रहते थे या फिर शराब के लिए पैसे जुटाने के चक्कर में चोरी चकारी करते रहते थे। लड़कियों की तरफ तो कभी उनका ध्यान ही नहीं गया, लेकिन अब पंखुड़ी को देखकर उनकी नीयत बिगड़ रही थी। अब वो तीनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और आंखों ही आंखों में प्लानिंग प्लाटिंग कर रहे थे। तीनों ने एक साथ अपने कदम पंखुड़ी की तरफ बढ़ा दिए। पंखुड़ी को अब तक उन तीनों के बारे में कुछ पता नहीं चला था जब तक वो तीनों बिल्कुल उसके पास आकर बैठ नहीं गए। उनमें से एक ने जब पंखुड़ी को हाथ लगाया तो पंखुड़ी ने नज़रें उठाकर ऊपर की तरफ देखा। एक एक कर अब उसकी नज़रें उन तीनों पर गई। वो हैरानी से बोली,
आप लोग कौन हैं? मुकेश बेशर्मी से मुस्कुराया और बोला, हम तीनों के बारे में जानकर क्या करोगी? बस फिलहाल के लिए तो तुम इतना जान लो कि आज की रात तुम और हम, बहुत मज़ा आने वाला है। पंखुड़ी मासूमियत से बोली, क्यों, ऐसा क्या करने वाले हैं हम? उसका सवाल सुनकर ना सिर्फ मुकेश बल्कि सोनू और हनी भी हंसने लगे थे। पंखुड़ी के चेहरे पर अब डर झलकने लगा था। वो उनकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे मेरे घर जाना है। ये बोलकर अब वो अपनी जगह से उठने लगे। मुकेश ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। अगले ही पल उसकी नज़रें पंखुड़ी की चूड़ियों पर गई, जो साफ पता चल रहा था कि सोने और डायमंड से बनी हुई है। अब उसने अपनी नज़र पंखुड़ी की तरफ उठाई और बोला, चली जाना, बेशक से चली जाना, लेकिन पहले हमें वो तो दे दो जो हम लोग तुमसे चाहते हैं। पंखुड़ी ने अब कुछ नहीं कहा। जिस तरह से मुकेश ने उसका हाथ पकड़ा था, उसे समझ आ गया था कि अब उसे यहाँ से भागना है। वो तुरंत उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ाकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन सोनू ने अब उसका पैर पकड़कर उसे वापस खींच लिया और अगले ही पल पंखुड़ी जोरों से चिल्लाती हुई नीचे ज़मीन पर गिरी। सोनू ने तुरंत उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और मुकेश और हनी की तरफ देखते हुए बोला, इससे पहले कि ये हमारा काम खराब करे, हमें इसे लेकर यहाँ से निकलना होगा। इसे कमरे में लेकर चलते हैं, वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं है तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उन दोनों ने सोनू की बात पर अपना चेहरा हाँ में हिलाया और अब सोनू ने अपना गमछा जो उसकी गर्दन पर टंगा हुआ था, वो अपना हाथ हटाकर पंखुड़ी के मुंह पर बांधने लगा। पंखुड़ी ने चिल्लाने की कोशिश की। उसने अपने दोनों हाथ सोनू के चेहरे पर रखते हुए उसके चेहरे को नोचने की भी कोशिश की, लेकिन मुकेश और हनी दोनों ने उसके हाथों पैरों को कसकर पकड़ लिया और अब सोनू उसका मुंह अच्छे से बांध चुका था, जिससे वो चिल्ला भी नहीं पा रही थी। मुकेश, सोनू और हनी तीनों पंखुड़ी को उठाकर अपने कमरे की तरफ लेकर जा रहे थे, जो उस जगह से तकरीबन 15-20 कदमों की दूरी पर ही था। वो कोई घर नहीं था, बल्कि यूं ही टेम्पररी बनाया हुआ एक कमरा था, जो टीन की छत वगैरह से बना हुआ था। पंखुड़ी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो तीनों बड़ी ही बेशर्मी भरी नज़रों से उसे देख रहे थे और अब उसे अपने कमरे में लाकर उन तीनों ने नीचे छोड़ा और फिर उसकी तरफ देखते हुए अपनी तैयारी करने लगे। मुकेश बाकी दोनों की तरफ देखते हुए बोला, सालो तुम लोग क्यों तैयार हो रहे हो? सोनू तुरंत बोला, तो तू क्या सोच रहा है कि तू अकेले मलाई खाएगा? अरे थोड़ी मलाई हमें भी तो मिलनी चाहिए। मुकेश जल्दी से बोला, तो साले पहले मुझे तो खाने दे। अगर तीनों एक साथ जाएं तो कहीं कुछ बिखर ना जाए। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो लेना देना पड़ेगा, इसलिए तुम दोनों बाहर जाओ और वहाँ ध्यान रखना कि कोई पास ना आ जाए। जब काम खत्म हो जाएगा तो मैं बुलाऊंगा। ये सुनकर सोनू और हनी बाहर चले गए। अब वहाँ पर सिर्फ पंखुड़ी और मुकेश थे और मुकेश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। पंखुड़ी बुरी तरह से सिसक रही थी, उसकी हालत नाजुक थी और वो बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। उसने समझ लिया था कि इन लोगों के इरादे नेक नहीं हैं, इसलिए वो हर कोशिश कर रही थी कि किसी तरह बच निकले। मुकेश ने जब उसे छूने की कोशिश की तो पंखुड़ी ने हाथ पीछे खींचकर विरोध जताया। उसने विनती की, रोई और बचाने की गुहार लगाई, पर मुकेश ने बेदर्दी दिखाई और उसे दबाने की कोशिश की। पंखुड़ी ने पूरी ताकत से विरोध किया। उसने मुकेश के चेहरे पर नाखून मारे और झटका देकर मौके से भागने की कोशिश की। मुकेश उसे पकड़कर खींच लिया। पंखुड़ी नीचे गिर गई। वो पंखुड़ी की तरफ बढ़ा, पर पंखुड़ी ने पास रखा एक पत्थर उठाया और आखिरी कोशिश में उसे मुकेश के सिर की तरफ दे मारा। पत्थर सीधे लगते ही मुकेश तेज आवाज के साथ कराह उठा और सिर से खून बहने लगा। पास की तरफ टहल रहे सोनू और हनी की आंखें खुली की खुली रह गई और वो तुरंत कमरे की तरफ दौड़े। उन्हें मुकेश की हालत देखकर भी ये गुस्सा हुआ कि उसकी योजना बिगड़ी। हनी ने चिल्लाकर कहा, अब सजा मिलेगी, और सोनू ने भी गुस्से से पंखुड़ी के पास आकर उसे और दबाने की कोशिश की। पंखुड़ी भयभीत होकर कांप रही थी। अब तक उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था और ये सब उसके लिए नया और डरावना था। सोनू और हनी ने मिलकर पहले मुकेश की हालत संभाली और फिर पंखुड़ी पर अपना गुस्सा निकाला। हनी ने बेल्ट निकालकर उसे डराने की कोशिश की और सोनू ने पंखुड़ी के गहने उतारने शुरू कर दिए। पंखुड़ी ने अपनी गर्दन को हाथों से ढककर बचाने की कोशिश की,
पर सोनू ने तेजी से उसके कानों से स्टंट खींच लिए और मंगलसूत्र निकालने की कोशिश की। पंखुड़ी दर्द और डर से कराह रही थी, उसके हाथ पैर फड़क रहे थे। उसका मुंह अभी भी बंधा हुआ था और वो किसी तरह बोल भी नहीं पा रही थी। हनी ने जोर से एक थप्पड़ मारा और फिर अपना बेल्ट निकालकर गोल गोल घुमाने लगा। जैसे ही हनी ने एक बार फिर से पंखुड़ी के बदन पर वो बेल्ट जोर से मारी, पंखुड़ी इस बार नीचे जमीन पर गिर गई। अब उसकी और ज्यादा दर्द बर्दाश्त करने की हिम्मत खत्म हो चुकी थी। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो नीचे जमीन पर गिरी और जैसे ही उसका चेहरा जमीन से टकराया, उसकी आंखें भी बंद हो गई। वो बेहोशी में जा चुकी थी और उसे अब जरा सी भी हलचल ना करते हुए देख सोनू और हनी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मुकेश, जो वहीं साइड में जमीन पर बैठा था और पहले दर्द से तड़प रहा था, वो हनी की तरफ देखते हुए बोला, साली कहीं मर तो नहीं गई? हनी गुस्से से बोला, अगर मर भी गई तो फर्क नहीं पड़ता, तू आराम कर, तब तक इसका हिसाब मैं देखता हूँ। वो पंखुड़ी की तरफ बढ़ा। उसने उसे छूकर देखा तो पंखुड़ी की सांसें चल रही थी। वो सोनू से बोला, जिंदा है, बस बेहोश है। अब जल्दी काम खत्म करते हैं और इसे कहीं दूर फेंक आते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, पीछे से कदमों की आहट आई। सोनू और मुकेश के साथ हनी ने भी पीछे देखा। इस बार आवाज़ किसी एक इंसान की नहीं थी, बल्कि कई लोगों की थी। कुछ ही पल में दरवाजे के पास एक आदमी नजर आया, सादे कपड़ों में, मगर उसके पीछे भारी पुलिस फोर्स थी। पुलिस ने जैसे ही अंदर झांका, उनका चेहरा सख्त पड़ गया। सामने का नज़ारा देखकर हर किसी की आंखें चौड़ी रह गई। बीच में खड़ा वो शख्स कोई और नहीं, प्रांस था। उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। पुलिस ने बिना एक पल गंवाए सोनू और हनी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मुकेश तो वैसे भी भागने की हालत में नहीं था, लेकिन सोनू और हनी ने जैसे ही उठने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। इंस्पेक्टर ने प्रांस की तरफ देखते हुए कहा, आप प्लीज अपनी वाइफ को संभालिए मिस्टर राणा, इन तीनों को हम संभाल लेंगे। प्रांस ने पुलिस की बात सुनी, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो अभी भी सिर्फ पंखुड़ी की तरफ देख रहा था। अब धीमे धीमे कदमों से वो पंखुड़ी की तरफ आया। इस वक्त उसका दिल पूरी तरह से कांप रहा था। उसकी नज़र पंखुड़ी की कमर के पास थी, जहाँ पर पंखुड़ी के खिसकने की वजह से काफ़ी सारा ब्लड फैला हुआ था। उसका दिल और भी ज़्यादा बैठता जा रहा था। पंखुड़ी के पास आकर उसने उसके गाल पर अपना हाथ रखा। पंखुड़ी पूरी तरह से बेहोश थी। उसने पंखुड़ी के मुंह से वो कपड़ा हटाया जो इतना ज़्यादा कसकर बंधा हुआ था कि किसी को सांस लेने में भी मुश्किल आने लगे। वो कपड़ा हटाना भी पंखुड़ी के बस की बात नहीं थी। इस वक्त प्रांस का दिल सीने से बाहर आने को हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। और अब कुछ पल बाद प्रांस ने वापस सोनू, हनी और मुकेश की तरफ देखा। जब उसे आश्चर्य से पता चला कि पंखुड़ी मिसिंग है, तो वो तुरंत राणा मेंशन से निकल गया था। उसने पुलिस को भी कॉल कर दिया था और हर जगह पर रास्ता ब्लॉक करवा दिया था। तभी उसे याद आया कि उसने पंखुड़ी को एक ब्रेसलेट दिया था। उस ब्रेसलेट में उसने एक ट्रैकर फिट किया था। रीवा ने उस वक्त उसका दिमाग खराब किया हुआ था और वो जानता था कि रीवा कुछ भी कर सकती है। इसलिए सब चीज़ों पर थोड़ा कंट्रोल रखने के लिए ही उसने पंखुड़ी के ब्रेसलेट में वो ट्रैकर फिट करवाया था। अब उसने तुरंत उसकी लोकेशन वगैरह पता लगाने की कोशिश की और जब उसे लोकेशन मिली तो वो हैरान रह गया। हॉस्पिटल से लगभग 20 मिनट की दूरी पर ही वो लोकेशन थी और वो तुरंत उस लोकेशन के लिए निकल भी गया था और साथ ही साथ उसने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। उसके गुस्से भरी नज़रें सोनू, मुकेश और हनी पर थी। इंस्पेक्टर उसका गुस्से से कांपता हुआ चेहरा देखकर बोले, पहले आप अपनी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाइए मिस्टर राणा, इन लोगों के साथ आप बाद में भी निपट सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि जब तक आप पुलिस स्टेशन आ जाएं, तब तक इनकी खातिरदारी अच्छे से की जाए और उसके बाद तो आप सब कुछ संभाल ही लेंगे। प्रांस ने उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, मन तो यही कर रहा है कि एक पल ना लगाऊं और तुम तीनों की जान ले लूं, लेकिन मेरे हॉस्पिटल को तड़पाया है तुमने, तो इतनी आसानी से तुम्हारी जान भी कैसे ले सकता हूं मैं। इन्हें ले जाइए इंस्पेक्टर और इंतज़ार कीजिए मेरा, इन्हें सज़ा तो मैं खुद अपने हाथों से दूंगा। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर ने अपना चेहरा हामी हिलाया। सोनू जल्दी से बोला, पर हमने तो कुछ किया ही नहीं,
अभी तो हमने इसके साथ कुछ भी गलत। ये बोलते हुए वो रुक गया था क्योंकि प्रांस की नज़रें एक बार फिर से उस पर आ गई थी और इस बार वो सिर्फ उसे देखे जा रहा था। उसकी नज़रें ही इतनी ज़्यादा सर्द थी कि उसके कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। इंस्पेक्टर ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और बोला, तू एक बार पुलिस स्टेशन चल, उसके बाद मैं तुझे बताता हूँ कि गलत क्या है और सही क्या है। ये बोलकर वो अपनी टीम को इशारा कर वहाँ से बाहर निकल गए और अब उनकी टीम उन तीनों को खींचते हुए वहाँ से बाहर लेकर जा रही थी। फ्रांस ने पंखुड़ी को अपनी गोद से उठाया, उसे अपने सीने से लगा लिया। पंखुड़ी की ब्लीडिंग अभी भी हो रही थी और अब तो उसके पूरे कपड़े खराब हो चुके थे। फ्रांस की कलाई पर भी ब्लड स्टेन लग चुके थे। वो उसे लेकर बाहर की तरफ आया और फिर हॉस्पिटल के ले जाने की बजाय सीधा राणा मेंशन की तरफ निकल गया। रास्ते में ही उसने डॉक्टर को कॉल कर दिया था और घर पर आने को ही बोल दिया था। तकरीबन आधे घंटे बाद पंखुड़ी बिस्तर पर लेटी हुई थी। फ्रांस ने फिलहाल उसके कपड़े नहीं बदले थे, बस उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया था ताकि उसकी हालत किसी को दिखाई ना दे। अब तक सृष्टि, आश्रय और बाकी सबको भी पंखुड़ी के बारे में पता चल गया था और वो लोग भी राणा मेंशन पहुंच चुके थे। लेकिन रूम में फिलहाल सिर्फ प्रांस और सृष्टि थे। बाकी सब लोग बाहर की तरफ खड़े थे और डॉक्टर पंखुड़ी का चेकअप कर रहे थे। उन्होंने अब प्रांस की तरफ देखते हुए बेहद निराशाजनक आवाज़ में कहा, मैंने आपको पहले ही बताया था मिस्टर राणा कि आपकी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें पैनिक अटैक आना भी शुरू हो गए हैं। इन्होंने जिस तरह से अपने ही नाखूनों से अपने हाथों पैरों पर खरोच दी हुई है, वो पैनिक अटैक की तरफ ही इशारा करते हैं और इनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी करी गई है। तो इस बात का सदमा भी इनके दिमाग पर काफ़ी गहरा लगा होगा और वीकनेस, हैवी ब्लीडिंग की वजह से तो इनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। हम इंजेक्शन और ड्रिप्स तो लगा देंगे, लेकिन इनकी जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए तो आप सब लोगों को ही कुछ करना होगा। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखना होगा, इनके साथ वक्त बिताना होगा, इनका स्ट्रेस दूर करना होगा। उनकी बातें सुनते हुए सृष्टि की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। वो पंखुड़ी के चेहरे की तरफ देख रही थी जहाँ पर थप्पड़ के निशान अभी भी थे। हालांकि वो निशान सृष्टि के हाथ के नहीं थे। मुकेश ने उसे जो थप्पड़ मारा था वो उस थप्पड़ के निशान थे। डॉक्टर एक बार फिर से बोले, हमें इन्हें ड्रिप लगानी होगी, तकरीबन 1 घंटा तो लग ही जाएगा, उसके बाद ही इन्हें होश आएगा। फ्रांस ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। सृष्टि पंखुड़ी की बगल में आकर बैठ गई और उसके बालों को सहलाने लगी। उसकी नज़र अब उसके कंधों पर गई जहाँ पर काटने के कुछ निशान थे और साथ में उसके कपड़े भी बुरी तरह से फटे हुए थे। उसने ब्लैंकेट हल्का सा ऊपर की तरफ कर दिया। सब लोग बाहर से पंखुड़ी की तरफ देख रहे थे। डॉक्टर ने अब पंखुड़ी को ड्रिप वगैरह लगा दी और फिर अपने साथ आई नर्स की तरफ देखते हुए बोले, तुम थोड़ी देर यहीं रुक जाओ। प्रांस और सृष्टि दोनों एक साथ बोले, कोई ज़रूरत नहीं है, हम देख लेंगे पंखुड़ी को। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और बोले, ठीक है। ये बोलकर अब वो नर्स के साथ वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद श्वेता जी और प्रलय के साथ पंक्ति अंदर की तरफ आई। उन तीनों की नज़र बिस्तर पर बेहोश पड़ी पंखुड़ी पर थी। प्रांस एक गहरी सांस लेकर बोला, प्लीज़ आप लोग बाहर चले जाइए, पंखुड़ी को जब होश आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसकी बात सुनकर बाकी किसी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सृष्टि जल्दी से बोली, मैं मेरी पंखुड़ी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर किसी को गुस्सा आता है तो बेशक से आए। अगर कोई यहाँ से जाना चाहता है ये सोचकर कि हम लोग हैं पंखुड़ी को संभालने के लिए, तो हाँ, हम लोग हैं पंखुड़ी को संभालने के लिए। उसने हमारी पंखुड़ी को सही सलामत हमें लौटा दिया, इसके लिए हम उसके एहसानमंद हैं। लेकिन अब उसे यहाँ पर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ जाना चाहे वो जा सकता है। फ्रांस को पता था कि सृष्टि उसे ही सुना रही है, लेकिन उसने फिलहाल सृष्टि की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। पंखुड़ी को ऐसी हालत में देखकर उसे कितनी तकलीफ हो रही थी, ये बात वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। श्वेता जी और बाकी सब अब रूम से बाहर चले गए। सबके चेहरे मायूस थे और आंखों में आंसू थे। रागिनी श्वेता जी की तरफ देखते हुए बोली, आप मेरे कमरे में आइए, सब पंखुड़ी को होश आएगा तो हम लोग वहाँ पर आ जाएंगे। श्वेता जी ने अपना चेहरा हामी हिलाया और ज्योत्सना के साथ रागिनी के रूम में आ गई।
मिस्टर ग्रोवर प्रलय के साथ गेस्ट रूम में चले गए थे। आश्रय पंक्ति को अपने रूम में लेकर जा रहा था, लेकिन पंक्ति ने मना कर दिया। वो आश्रय की तरफ देखते हुए बोली, सबने काफ़ी देर से कुछ खाया पिया नहीं है आश्रय जी। मैं एक बार सबको जूस वगैरह सर्व करवा दूँ, उसके बाद हम रूम में चलेंगे आश्रय जी। आश्रय ने अपना चेहरा हमें हिलाया, लेकिन उसने पंक्ति को किचन में अकेले नहीं भेजा, बल्कि खुद भी उसके साथ ही आ गया। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी की एक साइड पर सृष्टि बैठी थी और दूसरी तरफ प्रांस खड़ा था। उन दोनों की नज़रें ही पंखुड़ी पर टिकी हुई थी। लगभग से 1 घंटा और बीत गया और अब पंखुड़ी की पलकें फड़फड़ाने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे पेन किलर के इंजेक्शन लगे थे, लेकिन फिर भी उसे अपने बदन में बेइंतहा दर्द महसूस हो रहा था। उसकी आंखें बाद में खुली थी, लेकिन आंखों से आंसू पहले निकलने लगे थे। और फिर उसकी नज़र सीधा प्रांस पर गई। एक पल के लिए उन दोनों की आंखें मिली और दोनों की ही हार्ट बीट फास्ट हो गई। जल्द ही ये सैड मोमेंट ख़त्म होके बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट आएगा। आप लोग कहानी में बने रहिए। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।